नमस्कार दोस्तों, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2024 2024 आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहे। हर तरह की उन्नति, हर तरह की समृद्धि आपको और आपके परिवार को मिलती रहे। आज नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे जो 3 हमारे नए कानून हैं, उनमें से जो तीसरा है जिसको हम कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और ये बदलने जा रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। मैंने जैसा पहले भी बताया कि 1857 के बाद जो क्रांति हुई थी, ये सब कानून भारत में बदले गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन था वो डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया था, और फिर उसने ये सब व्यवस्थाएं की और ये सब कानून बदले। जो हम बदलाव देखें तो ज़्यादा बदलाव नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण बहुत हैं, और उनकी वजह से जो एविडेंस हैं, सबूत हैं, उनमें बड़ा भारी परिवर्तन होने जा रहा है। अब हम शुरुआत करें तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, उसमें 167 धाराएं थी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 170 धाराएं हैं। धाराएं इतनी ज़्यादा कोई उलटफेर नहीं है। जो पहले ही जो सेक्शन थे, उन्हीं सेक्शंस में कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं, और उसकी वजह से उसका महत्व और कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो समय के अनुकूल है। ये उम्मीद की जा रही है कि इस नए कानून की वजह से जो कोर्ट हैं उन पर बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक साक्ष्य को मान्यता प्राइमरी एविडेंस के नाते मिल गई, तो जो कोर्ट हैं उनका भी बर्डन कम होगा। और जो जेल में अंडर ट्रायल्स लंबे समय तक रहते थे, तो जेल के ऊपर भी दबाव इनसे कम होगा। इसके अलावा जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है वो है कन्विक्शन रेट। भारत में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। या तो सज़ा नहीं होती है तो ऊपर के कोर्ट में छूटते हुए चले जाते हैं, और अंत में देखें तो बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको सज़ा होती है। इसको हम कन्विक्शन रेट कहते हैं। तो जब साइंटिफिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इस एक्ट के तहत प्राइमरी एविडेंस के नाते मान्यता मिल जाएगी, तो ये कन्विक्शन रेट काफ़ी बढ़ जाएगा। अभी तो हो ये रहा है कि जो ओरल एविडेंस हमारा होता है वो ही प्राइमरी एविडेंस होता है, और उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ, क्योंकि जिस वक्त ये कानून बनाया गया था उस वक्त ये चीज़ें, डिजिटल एविडेंस और ये चीज़ें थी ही नहीं। हम बात कर रहे हैं 1872 की, 150 साल से ज़्यादा पुरानी बातें हैं।
और होते होते ये हुआ कि आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के खिलाफ, ख़ास तौर पे अपराधियों के खिलाफ गवाही नहीं देना चाहता। तो ये चीज़ें, इसकी बदलाव होगी। विक्टिम को भी रिलीफ होगा, यानी कि जो शिकायत करता है या जो पीड़ित है उसको भी इससे राहत मिलेगी। उसको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, वो घर बैठे अपना बयान दे सकता है। इन सब सुविधाओं को मान्यता दी जा रही है। फिर जब एविडेंस जो है प्राइमरी एविडेंस के तौर पे पेश किया जाएगा, साइंटिफिक एविडेंस, तो जो तफ्तीश है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको भी काफ़ी बल मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है, पुलिस की जिम्मेदारी कि इतने समय में ये किया जाएगा, इतने समय में ये किया जाएगा और आप इसको इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे। तो पुलिस का भी जिम्मेदारी इससे बढ़ेगी। आइए अब हम बात कर लें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में क्या क्या मुख्य बदलाव हैं। अगर हम इनकी बातें करें तो सबसे पहला जो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि जिस तरह से हमारे कोर्ट में सिविल लोगों के खिलाफ मुकदमे चलते हैं, फैसले होते हैं, ऐसे ही फौज में, यानी कि थल सेना में, वायु सेना में और नेवी में, नौसेना में, अगर कोई क्राइम करता है, गड़बड़ करता है, तो उसके खिलाफ जो है कोर्ट्स मार्शल, एक शब्द है, कहते कोर्ट मार्शल हो गया भाई इसका। तो उसमें भी इसी तरह से सुनवाई होती है। कोर्ट मार्शल रूम होता है, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जैसे जज, उसमें भी बहस होती है, उसमें भी एविडेंस के ऊपर बात होती है और फिर उस फौज के अधिकारी को या सिपाही को सज़ा दी जाती है, उसको हम कोर्ट मार्शल कहते हैं। तो जो पहला एविडेंस एक्ट था वो जो कोर्ट मार्शल में होता था उस पे लागू नहीं होता था, अर्थात जिस तरह से सबूत, उनका अपना तरीका था। अब कोर्ट मार्शल में भी सबूत उसी तरह से पेश होंगे, उनकी वो ही कीमत होगी, वो ही हद तक वो जा पाएंगे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में है। पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो लागू नहीं था। अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसको सेना में भी लागू कर दिया गया है। ये इसका पहला। अब हम आते हैं इसके मुख्य जो बदलाव हुआ है उसकी बात करें दोस्त, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो सेक्शन 2(1) BSA अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है, उसमें क्या चेंज किए गए हैं। इसमें चेंज किया है कि पहले होता था इंडियन एविडेंस एक्ट में कि राइटिंग है, मैप है या कोई कैरिकेचर है, उसी को डॉक्यूमेंट मानते थे। अब BSA में इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी डॉक्यूमेंट है और ये बिल्कुल सही है।
आज के मॉडर्न हालात में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट का होता है, कंप्यूटर का होता है, मोबाइल का होता है, आईपैड का होता है, दुनिया भर की चीज़ों का होता है, जो सेमीकंडक्टर बेस हैं, तो उसको हम कैसे भला सबूत की परिधि से बाहर रख सकते हैं। जैसा मैंने बताया, पहले तो ठीक था, जब ना ये चीज़ें थी, ना सबूत की ज़रूरत पड़ती थी कि इन पे जो चीज़ें हैं वो सबूत के तौर पे पेश की जा सकती हैं कोर्ट में। परंतु जब अब इतनी डेवलपमेंट हुआ और इतना टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, तो उसके साथ ही ये चीज़ों का भी समावेश बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कर दिया गया है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? वैसे तो सब चीज़ें हैं, पर इसको क्लैरिटी के लिए बताएं कि ईमेल, आज वो ज़्यादातर लोग ईमेल कर देते, भाई उसको ईमेल कर दो, 1 सेकंड में चली जाती है। उसका ईमेल एड्रेस होता है कि फला फला @gmail या जो भी है, और इधर से भेजने वाला ये, उसने लिखा और फटाक से भेज दिया। उसको डिजिटल सिग्नेचर से भी साइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो भी उसके साथ अटैच कर रहे हैं। खैर वो बात अलग है। अगर आपने ईमेल भेज दी तो भी इसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। जैसे कि एक कोई पेपर डॉक्यूमेंट है, वैसे ही ईमेल। फिर जो सर्वर हैं, सर्वर कहते हैं, एक तो छोटा कंप्यूटर होता है, लैपटॉप है, ये है, वो है, और एक बड़ा सर्वर होता है जिससे ये चीज़ें लिंक की हुई थी। ये आपका लैपटॉप है, नोड है, इनको लिंक करते हैं सर्वर से। तो सर्वर जो है, क्या कुछ हो रहा है एक्टिविटी, उस सब को एक जगह अपने उसको दर्ज करता रहता है, किसने कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे क्या काम किया, जो उससे जुड़े हुए जितने भी और कंप्यूटर्स हैं। इसको हम लॉग कहते हैं। तो इस तरह के जो सर्वर हैं, उनके जो लॉग हैं, वो भी डॉक्यूमेंट की श्रेणी में अब आ गए हैं। या आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके ऊपर कुछ भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट यदि पड़ा हुआ है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। लैपटॉप के ऊपर है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। और तो और जो फ़ोन आपके पास है, ज़्यादातर अब जो स्मार्टफोन जो हैं, वो भी एक छोटा मोटा कंप्यूटर है, उस पर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कायदे में देखें तो ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स हैं, उन सब की जैसा ही, उन सब के जैसा ही हमारे मोबाइल फ़ोन भी हैं आज के, जो जिनको हम स्मार्टफोन कहते हैं। अब दोस्तों, इन पे जो ये डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आते हैं और प्राइमरी एविडेंस है। अब यदि हम देखें तो 2 तरह के एविडेंस हैं। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में भी थे। एक को हम कहते हैं प्राइमरी एविडेंस और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी एविडेंस। जो प्राइमरी एविडेंस होता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, और यहाँ पे जो भी इस तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो उसको भी हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, अब ये भी डॉक्यूमेंट है और प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग
अब प्राइमरी एविडेंस हो गया है, सेकेंडरी नहीं रहा है। सेकेंडरी एविडेंस क्या है कि वो होता है कि कोई डॉक्यूमेंट है या कोई ऑरली कोई बात ऐसी कह रहा है कि जो प्रूव करता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट को। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में चीज़ है उसको जो चीज़ प्रूव करती है, कहता है कि साहब उसमें ऐसे था, उसमें ऐसे था, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी तो अपने आप में बोलता है, वो तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग अब प्राइमरी एविडेंस हो गई है। मोटे शब्दों में कहूँ तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसकी मान्यता कोर्ट में बढ़ गई है वीडियो रिकॉर्डिंग की। पहले ये प्राइमरी एविडेंस नहीं था। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो एविडेंस का क्लासिफिकेशन है वो इसमें भी रखा गया है, इस नए एक्ट में भी रखा गया है। जो ओरल एविडेंस है उसके बारे में अगर हम देखें सेक्शन 2(1)(e), सेक्शन 2(1)(e) BS से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो उसने भी जो ओरल एविडेंस है उसको रखा है, उसका जो स्टेटमेंट देता है, और ये प्राइमरी एविडेंस है। वो आता है, देता है कि साहब मैंने ऐसे ऐसे देखा, ऐसे ही देखा। अब जो है ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसने क्या बदलाव किया है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिकली ओरल एविडेंस दे रहा है तो वो भी वही बात है, उसको भी ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली कैसे देता है कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मैं किसी एक वारदात का मौके का गवाह हूँ। अब कोर्ट ने मुझे कनेक्ट किया और मैंने अपने घर बैठे थ्रू वीडियो ऑनलाइन गवाही दे दी। मैं कोर्ट में नहीं गया, मैं अपने घर पे हूँ। तो ये जो गवाही दी गई इलेक्ट्रॉनिकली, इसकी भी वैल्यू उतनी है जितनी के कोर्ट में जाके, और इसको भी ओरल एविडेंस कहा जाएगा, यानी कि मौखिक रूप से जो उसने गवाही दी है उसे चाहे कोर्ट में हो और चाहे वो ऑनलाइन वीडियो के थ्रू दे, दोनों की बात एक ही है। तो अब ये मान्यता इसमें प्रदान की गई है। तो इसमें जो भी विटनेस है, गवाह है, एक्यूज्ड है, मुलजिम है, विक्टिम है, पीड़ित है, उनको उनकी जो गवाही है उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि वीडियो आदि से करा सकते हैं, और उसकी वो ही वैल्यू होगी, पहले ये नहीं थी। दोस्तों, इस तरह की गवाही जो मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, जो सेक्शन 530 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का जो 530 है, उसमें कहा था कि भाई जो विटनेस है उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भी एग्जामिन किया जा सकता है, उसकी गवाही इसके थ्रू भी हो सकती है। ये सेक्शन 530 में कहा था, BNSS या BNSS वॉट एवर यू कॉल इट। अब वो गवाही इसमें आ गई और ये हो गया आपकी प्राइमरी एविडेंस। तो ये 530 सेक्शन जो था उसके लिए लॉजिकली इसमें
इंडियन जो एक्ट है हमारा नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें ये बदलाव करना, उसको चलाने के लिए, उसको लागू करने के लिए आवश्यक था और ये इसमें कर दिया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है उसकी एडमिसिबिलिटी, जैसा मैंने बताया, बढ़ गई है। और इसकी जो एडमिसिबिलिटी है, यानी कि इसका कानूनी रूप से जो कीमत है, जो वेट है, जो वज़न है, ये उतना ही होगा जितना कि कागज़ के रिकॉर्ड का। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसका भी उतना ही वैल्यू होगी, उतना ही मूल्य होगा, उतना लीगली वैसा ही होगा जैसा कि आपका पेपर, वही रिकॉर्ड। पहले रिकॉर्ड पेपर में था, हम देखते हुए पेपर में है ये रिकॉर्ड, ये प्रोड्यूस कर दिया। अब पेपर में हो या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड हो, ये कहाँ हो सकता है? ये आपके कंप्यूटर में हो सकता है, मोबाइल फ़ोन में हो सकता है, और सर्वर लॉग में हो सकता है, या कोई वॉइस मेल है, आजकल वॉइस मेल भी देते हैं, आदमी रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस का मेल भेज देता है दूसरी जगह। तो ये जो जितने भी इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड हैं, उनकी वही कीमत है जितनी की कागज़ की कानूनी रूप से। थोड़ा सा जो स्कोप था सेकेंडरी एविडेंस का, उस सेकेंडरी एविडेंस के स्कोप को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम बढ़ाता है। इसमें इंक्लूड कर दिया कि ओरल और रिटन एडमिशन। दूसरा, उस आदमी की टेस्टिमनी जिसने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया है। ये नई बात है। किसी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया, देखा कि ये है, और वो बाद में उसकी ज़रूरत पड़ती है कि भाई आपने देखा था ओरिजिनल को, तो जिस आदमी ने एग्जामिन किया है अगर वो अपनी टेस्टिमनी गवाही देता है तो अब ये भी सेकेंडरी एविडेंस में शामिल कर लिया कि हाँ साहब मैंने देखा था, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी। तो ये चीज़ इसमें इन्होंने जोड़ दी है। अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किया गया है, और वो बदलाव है जॉइंट ट्रायल का, जो सेक्शन 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया है। अब ये जो सेक्शन 24 BSA है, वो क्या कहता है कि जैसे एक केस में काफ़ी मुलजिम है, उनमें से एक भाग जाता है, आता नहीं है, बुलाते हैं, अवेलेबल नहीं। अब होता क्या था कि उसके चक्कर में सारा मुकदमा डिले हो जाता था, और कई तो ऐसे केस थे जिनमें 8-8, 10-10 मुलजिम होते थे, और उसमें एक आध गायब हो जाए, ना मिले, बुलाते रहें, नहीं आता। अब उसके चक्कर में सारा मुकदमा डिले होता था। अब सेक्शन 24 जो है इस नए एक्ट में, उसमें प्रोविज़न है कि भाई वो आए ना आए, कोशिश कर ली, अब जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाओ, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वो करो, जो कार्रवाई करनी है वो करो। उसके ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब चीज़ें रिकॉर्ड होगी, ये होगी, और ये मान लिया जाएगा इस सेक्शन में
कि भाई वो भी मौजूद था, उसकी गैर हाजिरी में उसी तरह से कार्रवाई की जाए। ये एक बड़ा बदलाव है। इससे कोर्ट का जो टाइम है उसमें बचत होगी, मुकदमे जल्दी से मुकदमों का निर्णय हो पाएगा। एक और बड़ा बदलाव है, मैं इसे बड़ा बदलाव कह रहा हूँ, हालांकि आम इंसान को वो इतना बड़ा ना लगे। सेक्शन 21 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो पहले कहता था कि जो आपने सुना होगा बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील साहब, तो ये सब वो थे जो मुकदमे लड़ने वाले थे। किसी ज़माने में थे बैरिस्टर जो बार एट लॉ करके आते थे इंग्लैंड से। गांधी जी थे, उन्होंने किया था इंग्लैंड की टेम्पल इन से। नेहरू जी ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, सब बैरिस्टर थे। और जो प्लीडर होते थे, थोड़ी बहुत किसी वकील के साथ लग गए, जैसे आरएमपी डॉक्टर है तो उसको मान्यता दे दी, आप भी मुकदमा लड़ सकते हो, ये अंग्रेज़ी ज़माने में होता था। अटॉर्नी होते थे और वकील होते थे, ये सब वो लोग थे। अब इन सब चीज़ों को ख़त्म करके केवल एक वर्ड कह दिया और वो है एडवोकेट। अब कानूनी रूप से ना वकील रहा, ना अटॉर्नी रहा, ना प्लीडर रहा और ना ही बैरिस्टर रहा। अब जो है, जो मुकदमे लड़ता है अपने क्लाइंट के लिए, वो है एडवोकेट। ये संशोधन किया गया है सेक्शन 21 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। दूसरा जो बदलाव है वो सेक्शन 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपने सुना होगा। पहले होता था कि वकील बहस कर रहे हैं कोर्ट में और कहते साहब फला मुकदमे में या फला उसमें ये बात ऐसे डिसाइड हुई या ऐसे कहा गया या उसका ये मतलब है, तो फिर फट से वो अपनी एक किताब जज साहब को दिखाते थे, साहब देखो इतने लाइन पे, इतने पेज पे ये बात कही गई। आम बात है, यही होता था। तो ये सब चीज़ें पहले पेपर पे होती थी। अब जो सेक्शन 32 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसने कह दिया साहब अब आपको किताब लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मोटी, इतना वज़न लेके पहले वकील साहब चलते थे, उनके पीछे पीछे पूरी किताबें लेके उनका मुंशी चलता था और फिर कमरे में रख देते। अब ज़रूरत नहीं है, आप तो अपना लैपटॉप ले जाओ, आईपैड ले जाओ और उसमें फट से दिखाओ कि साहब ये लिखा हुआ है। तो अब जो ई बुक है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक है, उसको वो ही मान्यता है जो पेपर बुक को है। आप कोर्ट में खड़े होके बजाय वो मोटी मोटी किताब दिखाने के, आप छोटे से उस पर दिखा सकते साहब ये है। तो उसकी जो एडमिसिबिलिटी है सेक्शन 32 PSA में दे दी गई है। एक सेक्शन होता था 57 इंडियन एविडेंस एक्ट, और भी थे उसके साथ, ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो उसको रिप्लेस किया है सेक्शन 52 भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने। अब ये जो सेक्शन 52 है उसने क्या किया कि जितने भी रेफरेंस थे उसमें दिए हुए थे कि साहब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ये करेगी तो उसके ऊपर जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा। कोई एक्ट पास होगा यूके की पार्लियामेंट, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में, तो उस पर जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा।
ये सब जो चीज़ें लिखी गई थी, ये इस मकसद से लिखी गई थी कि उस ज़माने में हम कॉलोनी थे, भारत कॉलोनी था इंग्लैंड का, तो जो भी उनकी पार्लियामेंट में होगा, जो भी वहाँ पे होगा, उसका जुडिशियल नोटिस भारत में भी होगा। भारत आज़ाद हो गया, ये नियम था हमारा आज़ादी से बहुत पहले का। तो अब ये सब जो कॉलोनियल ईरा के गुलामी की निशानियां थीं, उन सब को हटा दिया गया है। तो सेक्शन 52 ने ये सब चीज़ें रिप्लेस कर दी हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 57 BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो सेक्शन 57 है 57, होता क्या है कि जो स्टोरेज होती है वो एक जगह नहीं होती कि भैया उठाया सब एक जगह एक चीज़ रखी है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें बहुत सारी फाइलें होती हैं, मल्टीपल फाइल्स होती हैं, और मल्टीपल जो डिस्क है उसकी फिज़िकल लोकेशन पे होती हैं। मतलब आप अगर इसे सादा शब्दों में समझें तो ऐसे समझ लें कि भाई बजाय एक जगह होने के चीज़ें अलग अलग होती हैं और वो लिंक होती हैं। तो उसको भी स्टोरेज की कैटेगरी में सेक्शन 57 ने मान लिया है, BSA ने। ये रिक्वायरमेंट थी डिजिटल स्टोरेज की। डिजिटल स्टोरेज एक जगह नहीं होता, अलग अलग जगह होता है, अलग अलग फाइलें होती है, वो सारी जुड़ के एक बनती है। तो ये सेक्शन 57 में ये फिर किया गया है। एक फिर वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया, सेक्शन 57 है BSA का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसने रिप्लेस किया है सेक्शन 78 इंडियन एविडेंस एक्ट को। इसमें शब्द देखो, मैंने एक एक शब्द को देखा पढ़ा है। प्रीवी काउंसिल, कहाँ थी प्रीवी काउंसिल? किसकी थी? अंग्रेजों की। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, किसका प्रतिनिधि? क्राउन का, राजा का। कहाँ के राजा का? इंग्लैंड के का। गजट, कहाँ का? लंदन गजट। क्वीन प्रिंटर, ऐसी ऐसी जो चीज़ें आज 150 साल भी वहाँ से हटी नहीं थी, उन सबको इस एक्ट ने हटा दिया है। तो दोस्तों, ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी जो इस एक्ट में मैंने बताई। तो जो मेन चीज़ है वो ये कि डॉक्यूमेंट में अब डिजिटल डॉक्यूमेंट शामिल हो गया, उसकी वही वैल्यू है। और गवाही जो है आप इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हैं, और जो डिजिटल हैं एविडेंस, उनकी उतनी ही वैल्यू है, वो प्राइमरी एविडेंस हैं। सेकेंडरी एविडेंस में भी कुछ जोड़ा गया है और ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो पुराने एक्ट के बदले यहाँ पे किए गए हैं, उसकी जगह किए गए हैं और इसमें समाहित किए गए हैं। एक्ट कब लागू होगा ये तो अभी डिसाइड होगा। तीनों ही एक्ट होने हैं, 2 पहले और 1 ये। वैसे एक्ट बन गया है, इसका नोटिफिकेशन भी हो गया। जब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए और नोटिफिकेशन हो गया तो अब ये कानून है, बिल है। बिल नहीं है, एक्ट है। बिल से बदल के एक्ट हो गया है और आस्ते आस्ते लागू हो जाएगा। कुछ ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है सभी लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं। एकदम लागू नहीं किया जा सकता। पुलिस को भी ज़रूरत है, वकीलों को भी ज़रूरत है, जजों को भी ज़रूरत है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी ज़रूरत है। ये सब बदलाव किए जाएंगे, आस्ते आस्ते इन्फोर्स करेगी भारत की केंद्रीय सरकार। जैसे जैसे ये देखेगी कि अब इसमें हम सामर्थ हो गए।
तो ये था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दोस्तों, ये मैंने तीनों जो एक्ट थे उनकी बातें कही मोटी मोटी, और अब आगे भी मैं किसी एक उसको पॉइंट को लेके उसको एलोबरेट करूँगा, जिससे कि वो पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और अगले आने वाले वीडियो में ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल है जीएस से पोस्ट, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहें। मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि मैं मुश्किल चीज़ों को आसान तरीके से आप तक पहुंचाता रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। नया साल आपको एक बार फिर मुबारक हो।